अब गुंडा उन्हें बता रहा है, कोई जनरल डायर से उनकी तुलना कर रहा है, तो कोई कश्मीर में सेना के रवैये पर सवाल उठा रहा है। आखिर ये कैसी शर्मनाक सियासत है जिसमें देश के रक्षकों के खिलाफ सारी मर्यादा ताक पर रखी जा चुकी है। जिस सेना के दम पर आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं, जिनकी कुर्बानियों के चलते देश की सरहदें सुरक्षित हैं, उसी सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत के लिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बेहद शर्मनाक बयान दे दिया है। हालांकि चौतरफा फजीहत के बाद संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि बात किसी नेता के सड़क छाप बयान की नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सम्मान का सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आखिर सेना पर सड़क छाप सियासत क्यों? खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। सुना आपने, जिस भारतीय सेना को पूरा देश सलाम करता है, जिसके पराक्रम से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है, जिसकी वीरता के आगे दुश्मन कांपते हैं, उस भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित कैसी सोच रखते हैं? We from the BJP condemn this and demand Mrs. Sonia Gandhi in particular come out and disown that a leadership which is consistently going on insulting the Indian army is not what the Congress party wants. Apologize for having allowed this. संदीप दीक्षित के इस बयान पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी निशाना साध रहे हैं। नहीं, संदीप दीक्षित जैसे गंभीर नेता को इस तरह के गैर गंभीर वक्तव्य नहीं देने चाहिए, इससे आर्मी का मनोबल गिरता है। हालांकि अपने बयान पर चौतरफा फजीहत के बाद संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली। मैंने जिस भावना के बारे में कहा, जो बात कही वो सरासर गलत थी, इसलिए मैंने उसकी माफी भी मांगी और बहुत जेन्युइनली माफी मांगी है। ये बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ हिंदुस्तान के सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। संदीप दीक्षित ने माफी भले मांग ली हो, लेकिन कुछ नेताओं को उनके बयान में कोई खराबी नजर नहीं आती। जरा सुनिए सीपीएम की बड़ी नेता वृंदा करात का ये बेतुका बयान। बुनियादी सवाल है कि क्या हमारे सेना के चीफ को इस प्रकार के बयान देना चाहिए? अपने ऊपर थोड़ी पाबंदी लगाए कि क्या वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ को इस प्रकार के बयान शोभा नहीं देता। सवाल उस मानसिकता पर जिसमें सियासत के लिए सेना का बार बार अपमान किया जा रहा है। हाल ही में सीपीएम के मुखपत्र पीपल्स डेमोक्रेसी में सेना की आलोचना करते हुए लिखा गया था कि सेना मोदी सरकार के विचारों पर चल रही है, वो कश्मीर के लोगों को दबाने का काम कर रही है। और तो और इतिहासकार पार्थ चटर्जी ने तो एक लेख में जनरल बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से कर डाली थी। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार सेना को लेकर ऐसे सड़क छाप बयान दिए जा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आर पार में चर्चा शुरू करें उससे पहले आज का विश्लेषण भी जरा समझ लीजिए। क्या मोदी को घेरने के लिए सेना पर साधा जा रहा है निशाना? क्योंकि कई नेता इससे पहले भी दे चुके हैं सेना के खिलाफ बयान, और साथ ही शर्मनाक सियासत से गिरता है क्या सेना का मनोबल? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ ही सियासत के लिए सेना का अपमान कितना जायज है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा देते हैं। आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, साथ ही साथ शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इनके अलावा सुधांशु त्रिवेदी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जीडी बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी जीडी बख्शी साहब आपसे। माफी अपनी जगह है जिसे संदीप दीक्षित ने मान लिया है, लेकिन ये कैसी मानसिकता है जो बार बार कभी संजय निरुपम की शक्ल में, कभी दिग्विजय सिंह की शक्ल में सामने आ जाती है, और अब की बार नाम आ गया है संदीप दीक्षित का। देखिए, हर देश में जो देश की सेना होती है, जो शहादत देती है, कुर्बानी देती है देश की रक्षा के लिए, वो एक हैलोड इंस्टीट्यूशन होती है। पूरा देश उसको इज्जत देता है, जवानों की शहादत कुर्बानी को इज्जत देता है। लेकिन हमने भारतवर्ष में एक नया निजाम देखा है ताकि आप देश को, सेना को इज्जत और जो है सम्मान तो छोड़ दीजिए, ये तो गालियों का दौर चालू हो गया है साहब। कोई हमको जनरल डायर कह रहा है,
हमारे आर्मी के चीफ को कोई उनको सड़क छाप गुंडा बता रहा है। जरा शब्दावली, आप शब्दावली तो सुनिए। ये तो साहब हद है। आप इज्जत नहीं दे सकते तो आप अपना मुंह बंद तो रख सकते हैं ताकि सेना के मनोबल पे चोट ना पहुंचे। आप उसके चीफ को ऐसे समय में गाली दे रहे हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे धुआंधार गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के चक्कर लगा के अपनी सेना को उकसा रहे हैं, कोई जो है पंगे लेने के लिए, कोई वार करने के लिए। ऐसे हालात में बख्शी जी, जो पूरा बातें आप देश कह रहे हैं, एकजुट आलोक होके जी हमारे लड़ता साथ जुड़ है। गए हैं। एक मैं चाह रही डेमोक्रेसी थी में कि इस एक प्रश्न का उत्तर वही दे, लेकिन चूंकि बाइपार्टिसन सेना की तरफ से आप थे तो हमने लेकिन सोचा कि यहाँ तो आपसे हमने शुरुआत कुछ की जाए। एक नया जी सवाल आपको रोकना देखा। चाहूंगी। आलोक जी, माफी अपनी जगह जायज है, ठीक है, माफी मांग ली, बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम है, लेकिन ये कांग्रेस के तो सिलसिलेवार तरीके से नेता सामने आ जाते हैं जो कि लगातार सेना को कटघरे में रखते हैं। कभी संजय निरुपम होते हैं, कभी दिग्विजय सिंह होते हैं, अब की बार नाम भले ही संदीप दीक्षित का आ गया हो। ये कैसी परंपरा चली आ रही है कांग्रेस में? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक सेना की बात है, मैं उसको राजनीति में या पार्टी के दायरे में नहीं बांधना चाहता था, लेकिन आप जिस तरह से बार बार कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, मोदी साहब का वो बयान भी मुझे याद आता है। मोदी साहब कहते हैं कि जो व्यापारी देश के हैं, दुकानदार जो हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं सेना से। और यही वो मेजर जनरल जो वीके सिंह साहब हैं, इन्होंने तो डाकू कहा था। किसको कहा था डाकू? आर्मी के चीफ को। लेकिन दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं हो सकता है। आज जिस तरह की बात हुई है, हम बिल्कुल कहते हैं कि आर्मी को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। संदीप जी ने भी और माननीय राहुल गांधी जी ने भी स्वयं कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया जाए जिससे सेना के सम्मान के ऊपर किसी तरह की ठेस पहुंचे। लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति के बयान को जिस तरह से हम पूरा बड़ा कर दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि इस तरह के किसी बयान से उसके ऊपर कमजोरी नहीं, आएगी। आप कह रहे हैं ये एक व्यक्ति के बयान से मनोबल नहीं गिरेगा, लेकिन वो एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो पूर्व सांसद है, कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, दिल्ली की सियासत में अपना बड़ा कद रखते हैं। ऐसे में अगर उनकी तरफ से इस तरह का बयान आता है तो जाहिर तौर पर ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता है जो इन बयानों को प्रश्रय दे रही है। देखिए, मैं फिर प्रीति जी कहूंगा, अगर आप पूरी कांग्रेस की मानसिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो मैं फिर राजनीति से इसको जोड़ूंगा। क्या मोदी साहब ने जो आईएसआई से पठानकोट में जांच कराई थी उससे सेना का मनोबल बढ़ा था? क्या जिस समय पर मोदी साहब वहां लाहौर में केक खाकर आए थे तब बढ़ा था? आप कांग्रेस की मानसिकता को एक व्यक्ति के बयान से ना जोड़ें। हम कह रहे हैं कि राजनीति से सेना को दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 3 वर्षों में जितना राजनीतिकरण सेना का हुआ है, इतना किसी का भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, शादी साल और पता नहीं कौन कौन सी डिप्लोमेसी होती है, एक के बदले 10 सर लाने की बात होती है। मैं समझता हूं कि सेना को उससे दूर रखा जाना चाहिए। मर जवान मर किसान का नारा कांग्रेस ने नहीं दिया था, ये मोदी साहब का दिया हुआ नारा है। आलोक जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि इसे कांग्रेस के चश्मे में ही जानबूझकर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बयानों की फहरिस्त का जिक्र हम कर रहे थे, संजय निरुपम उसमें शामिल है, दिग्विजय सिंह है, गुलाम नबी आजाद है, ये वो तमाम नाम हैं जो मजबूर कर रहे हैं इस तरह की बात को सामने लाने के लिए। सुधांशु जी हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से। सुधांशु जी, नहीं आलोक जी रुक जाइए। सुधांशु जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो सेना का मनोबल गिरता है, भले ही आपको भी कटघरे में आलोक जी खड़ा कर रहे हैं? देखिए, ये संदीप दीक्षित जी का बयान कोई एक पृथक बयान होता तो मैं मान लेता, पर अगर आप पिछले कई वर्षों के सिलसिलेवार बयान की बात करें, मैं आलोक जी को याद दिलाना चाहता हूं कि रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो पहली बार यदि सेना अध्यक्ष ने अगर किसी बयान की खुली मुखालफत की है, सरकार के बयान की, तो वो कब की है? यूपीए 1 सरकार में, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके रक्षा मंत्री ने बोला था देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। अब बताइए, सेना अध्यक्ष ने विरोध किया, राज्यसभा में जाके ये बात पलट गए। अब आप ये देखिए, इतना ही नहीं है, सुरक्षा बलों के जवानों के बारे में एक से एक गंभीर इन्होंने वारदातें करते चले गए। याद करिए, जो लोग संसद के हमले में मारे गए थे उनके लोगों ने अपने मेडल लौटा दिए थे, और इसके बावजूद सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे। आंखों में आंसू आए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के ऊपर। इन्हीं के सहयोगी माने जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। एक ने, किसी ने जनरल डायर कह दिया, तो एक केरल के नेता ने यह कह दिया कि अगर सेना को अधिकार दे दिया जाएगा तो सभी महिलाओं से रेप हो जाएगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इनके नेता लाइन लगा के आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाते हैं। कोई अफजल को व्यवस्था का मारा कहता है, तो कोई याकूब को जुडिशियल की किलिंग कहता है, और
इनके नेता राहुल गांधी जी उन लोगों का समर्थन करने गए जिन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब आप ये बताइए कि अगर इस प्रकार के बयानों की एक अनवरत श्रृंखला है, और एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय सेना का सबसे बड़ा जो आज तक का ऐतिहासिक विजय 1971 की विजय, और उसके जो महानायक थे जनरल मौनिक शाह, जिस जमाने उनकी जब डेथ हुई तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया उनके यहां। ये तो वो जीत है जिसका सेहरा अपने सर पे बांधते हैं। इस बात को तो आपको मानना चाहिए की कि लड़ाई, संदीप 48 की दीक्षित का लड़ाई जो में बयान तो है, सेना के वो सैनिक अपना कांग्रेस खून पार्टी बहाते को रहे embarrass और कर इस रहा खून है। की स्याही से शक ये में बात समूह की आपको शक में माननी संवारते पड़ेगी। रहे। प्रीति जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर इस तरह का बोले जा बयान रहे हैं देता है जिसके यार, ऊपर डिस्टर्बेंस प्रश्न हो रहा चिन्ह है। लगते हैं, और प्रश्न चिन्ह का कारण है, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरह के बयान नुकसानदेह, मैं बिल्कुल साफ गोई के साथ कहना चाहूंगा। लेकिन राजनीतिकरण कौन कौन कर रहा है, मैं तो अभी मोदी जी का एक बयान दिया है, अरे उन्होंने तो जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्होंने भी माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम भी कह रहे हैं कि खेदनीय है। लेकिन क्या तमाम जो बयान मोदी साहब की तरफ से दिए गए हैं, क्या उनके लिए कोई भी माफी मांगेगा? उन्होंने कहा, ये देखिए मेरे पास, मुझे इसको अगर जूम करके दिखाएं आप, ये मोदी जी का बयान है आलोक जी, कि सेना के अंदर जो है वो जवान से ज्यादा एक दुकान का व्यापारी जो है वो ज्यादा जोखिम उठाता। राजनीति करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आकर ये कह के कि संदीप दीक्षित ने जो कहा गलत है, लेकिन बीजेपी के पास भी ऐसी फहरिस्त है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों उसका जस्टिफाई करने का मैंने बार बार कहा कि आपने जिस तरह से पूरा उसको रंगा, पूरे शोकों के साथ, ये तो कांग्रेस ने ही देशद्रोह कर दिया आज तक, मुझे उसका उत्तर देना पड़ा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, शुरुआत ही मैंने गलती से की कि गलती हुई। मेजर कालिया की शहादत पर कांग्रेस ने राजनीति नहीं की, और फिर वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके कांग्रेस नहीं पलटी, ये बीजेपी पलटी है। सर के ऊपर मर जवान मर किसान का नारा कांग्रेस ने नहीं दिया। एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। प्रीति जी, बार-बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं बार-बार नहीं दोहरा रहा हूं, आप उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मुझे केवल ये बता दीजिए, आर्मी चीफ को किसी ने आज तक डाकू कहा है, और वो व्यक्ति आज मंत्री बना हुआ है। आलोक जी रुक जाइए, जैदी साहब, वृंदा करात तो कह रही है सही हुआ, जो कहा सही कहा। वृंदा करात क्या कह रही है मुझे नहीं इल्म, कहना चाहिए सीपीएम की नेता है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी पार्टी का सीधा सीधा नारा था, हम उस पर फॉलो करते हैं कि जय जवान जय किसान। हमारी पार्टी का नारा नहीं है मर जवान मर किसान। हमारी पार्टी में ये सिखाया जाता है कि जब रात में सो तो सेना का शुक्रिया अदा करो, जब खाना खाओ तो किसान का शुक्रिया अदा करो। लेकिन ये सरकार जो आई, जब से सरकार आई है, इसने सेना का राजनीतिकरण किया है और कुछ नहीं किया है। ये अपनी खामियां को छिपाने के लिए सेना का सहारा ले रही है। मैं आज इस मुल्क आपसे, आपके माध्यम से देश से पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी आज से 100 साल पहले, चंपारण आंदोलन के 100 साल हो रहे हैं, पूरे वस्त्र त्याग के हाथ में एक डंडा लेकर निकले थे और ये कहा था मैं देश आजाद कराऊंगा। और पूरा मुल्क, वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो मुल्क के बापू हैं, उनका अपमान करती है बीजेपी और ये कहती है कि वो चतुर बनिया थे। वो ऐसा चतुर बनिया था जिसने इस देश को आजाद कराया, और जो यहाँ बैठ के ये सत्ता भोग रहे हैं। पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए। डी राजा का बयान भी यहाँ पर पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। सेना प्रमुख कश्मीर मुद्दे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये कानून व्यवस्था या सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है जिसका समाधान सेना कर सकती है। मैं आ रहा हूँ। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मैं डी राजा, चंपारण आंदोलन का जिक्र किया, वहां महात्मा गांधी की हत्या करना चाहते थे लोग, बत्तख मियां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, लेकिन बत्तख मियां के बचाने वाले वंशज आज देशद्रोही का तमगा लेके घूम रहे हैं और गोडसे के वंशज देशभक्त हो गए। ये कौन सी राजनीति है देश के अंदर चल रही है? क्या मानसिकता पर इससे असर नहीं पड़ेगा सेना की, अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे तो? हम बार बार कह रहे हैं हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक बयान देने के लिए इस देश का गृह मंत्री मौजूद है, राजनीतिक बयान देने के लिए इस देश का रक्षा मंत्री मौजूद है। सेना प्रमुख को राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। आपके ही पार्टी के नेताओं के बयानों में वो सम्मान झलकता नहीं है। मैं शेष नारायण जी को यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। शेष नारायण जी, जब कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के बयानबाजी आती है और सेना प्रमुख को और खास तौर पर सेना को टारगेट किया जाता है, तो कांग्रेस क्या सिर्फ ये कहकर कि आप राजनीति कर रहे हैं और खास चश्मे से आप कांग्रेस को देख रहे हैं, बच सकती है, या फिर माफी मांग लेना ही काफी है? नहीं, माफी तो मांग लिया ना, उन्होंने भी मांग लिया, राहुल गांधी ने मांग लिया, आलोक ने भी मांग लिया, कांग्रेस ने तो माफी मांग ली। उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो भाषा राजनीति, अपने देश की जो राजनीतिक माहौल में जो भाषा की उद्दंडता है, वो सारी मुसीबत की जड़ है। मैंने संदीप दीक्षित का जो बयान है
वो उसी परंपरा की एक कड़ी है कि वो उन्होंने उनको सड़क छाप गुंडा कहा, तो जो भाषाई लफंगई है वो कर रहे हैं वो। और इस भाषाई लफंगई की जो कल्चर है, मुझे लगता है कि पूरे देश को एक जगह बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि जो राजनीतिक विमर्श की भाषा है उसको इस लेवल पे न लाया जाए। और उसके लिए कोई एक जिम्मेवार नहीं है। हर पार्टी, अभी ये जयदी साहब एक किसी पार्टी के अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं, इनकी पार्टी का, और अभी एक मंत्री जी वहां कह रही थी कि नहीं साहब सोनिया गांधी आके माफी मांगे। अरे भाई, जब गिरिराज सिंह कोई बयान देते हैं या प्राची कोई साध्वी देती हैं, कोई तरह तरह के मान देते हैं, तो मोदी जी माफी थोड़े ही मांगते हैं। पार्टी का जो आला नेता है वो माफी उन्होंने मांग ली और पार्टी ने उनसे दरकिनार कर लिया। तो ये जो भाषाई मनमौजी परंपरा है, इसको रोकना पड़ेगा। और जहां तक जनरल साहब का बयान है कि वो बयान देते हैं, बोलते हैं, तो वो सरकार तय करती है, वो कांग्रेस या मैं या आप थोड़े तय करेंगे। जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। शेषायन जी, आपने कहा आलोक जी ने भी माफी मांग ली, सोनिया गांधी ने भी माफी मांग ली, राहुल गांधी ने भी माफी मांग ली। जीडी बख्शी जी, सेना की तरफ से आप जितना अनुभव रखते हैं, शायद इस चर्चा में जितना बेहतर समझते हैं कोई समझता होगा, लेकिन क्या माफी मांग लेना आपके नजरिए में काफी है? देखिए, ऐसा है, हम लोग, क्या हो रहा है यार, हम लोग चिंतित इसलिए हैं कि ये एक अकेला कांड नहीं है, एक अकेला कोई बयान नहीं है, एक झड़ी लग गई है बयानों की। जब से गरमाई है स्थिति जम्मू और कश्मीर में, ये क्या हो रहा है यार, ये जम्मू और कश्मीर में जब से स्थिति गरमाई है, ओफो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी कहिए बख्शी साहब। देखिए, जब से स्थिति गरमाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से जो है हम एक बयानों की झड़ी देख रहे हैं। वहां अमेरिका में पार्थ चैटर्जी हमारे आर्मी चीफ को बोलते हैं जनरल डायर, जो कि कसाई था जलियांवाला बाग का। आप उससे तुलना कर रहे हैं आर्मी चीफ की, और वो भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फॉर ब्राउनी पॉइंट्स जीतने के लिए, अपनी नौकरी बनाने के लिए अमेरिका में। उसके बाद चलिए, वो तो अमेरिकन सिटीजन हो गए। अब साहब, ये नया दौर शुरू हुआ है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन एक के बाद एक हमारी सेना पे चढ़े जा रहे हैं। कोई हमारे आर्मी चीफ को गली छाप गुंडा कह रहा है। शब्दावली भी सुन लीजिए आप, मतलब कुछ इज्जत दी जाती है सेना को, कुछ ऑनर दिया जाता है शहीदों को। आप वो सब तो छोड़िए, यहाँ गाली गलौज पे जो स्थिति आ रही है, आए रोज आलोचना, किसी तरह से फौज को रोका आप ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह का कौन सा कृत्य नजर आ रहा है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को सेना प्रमुख में और सेना की तरफ से हो रही कार्यशैली में, कि उन्हें सड़क का गुंडा कहा जा रहा है और उन्हें लगातार आरोपों के घेरे में लाया जा रहा है। साथ ही एक और बड़ा सवाल, कौन से खास बयान से आपत्ति है बिपिन रावत के कांग्रेस को, ये भी हम जानेंगे। और आखिर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी के जरिए बीजेपी को क्यों मौका दे रही है अपने ऊपर हमला होने का, इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। सेना को लेकर सड़क छाप सियासत हो रही है और लगातार बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आलोक जी के पास एक बार फिर से रुक करूंगी। आलोक जी, जहां पर मैंने ब्रेक लिया था उसी बात से मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ऐसा कौन सा बयान है, मैं चलिए किसी और का नाम ले लेती, सीधे संदीप दीक्षित को, कौन से बिपिन रावत के बयान पर आपत्ति है जो उनकी जुबान, तो हम फिसलना नहीं मानेंगे कि उनकी जुबान फिसली थी, क्योंकि वो बहुत ही साफ गोई से कह रहे थे कि सड़क छाप गुंडे की तरह वो काम करते हैं। ये कौन सा बयान है, जरा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया क्यों सेना को लेकर। देखिए, मैं समझता हूं जब स्वयं उन्होंने माफी मांग ली और हम कह रहे हैं कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं कि संदीप दीक्षित जी के जो घटिया जो उन्होंने बयान दिया उसकी मैं वकालत करूं, मैं इस चीज के लिए नहीं बैठा हूं। जहां तक बात आर्मी की है, जब से 3 साल से हम आर्मी में देख रहे हैं कि सरकार आई है, आर्मी के ऊपर कितनी डिबेट्स हमने टीवी चैनल्स पे की है ये आप भी जानती हैं। पिछले 5-6 साल से मैं टीवी पे बैठता हूं, लेकिन कभी इस तरह से आर्मी को लेकर इस तरह की बहस नहीं होती थी। मेजर जनरल वीके सिंह जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो हमारे पूरे आर्मी के चीफ थे उनको डाकू कहा, लेकिन उसके ऊपर भी हमने कहा कि नहीं, इनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमने मोदी जी से माफी नहीं मांगी। मोदी जी ने स्वयं 3 स्टेटमेंट मुझे आज याद आ रहे हैं,
उन्होंने, मोदी जी ने कहा हमारे बॉर्डर पर प्रॉब्लम इसलिए है कि आर्मी हमारी कमजोर है। 2013 का मार्च का अप्रैल का बयान है। उसके बाद मोदी जी कह रहे हैं कि जो व्यापारी होता है, ई कॉमर्स को जो वो बढ़ावा दे रहे थे, वो आर्मी जो है वहां पर जो सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा है, आप ये कहकर बचा रहे हैं कि आप संदीप दीक्षित के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगी कि आखिर बिपिन रावत के कौन से बयान से उन्हें ऐसा लग गया कि उन्होंने कहा कि ये सड़क छाप गुंडे की तरह काम करते हैं या बयान देते हैं? जब कह रहा हूं उस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उस बयान की निंदा कर रहा हूं, फिर आप मेरे से उस बयान के ऊपर सीधे तौर पर इसे बचना कहा जाएगा? नहीं, बचना नहीं चाह रहा मैं पूरी तरह से निंदा कर रहा हूं, मैं घटिया बयान कह रहा हूं, उसके बाद आप कह रहे हैं बचना चाह रहे हैं। नहीं, घटना निंदा करना काफी है? अब क्या किया जाए उनको, मतलब वहाँ लाल किले पर ले कार्रवाई जाके क्यों नहीं की? जब राहुल गांधी नसीहत देते हैं कि सेना पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो मोदी जी पर होनी चाहिए। जिस तरह के बयान उन्होंने सेना के लिए दिए हैं और जिस तरह के वीके सिंह साहब ने दिए, ऐसे लोगों को अगर मंत्री बनाएंगे जो कहते हैं कि आर्मी का चीफ जो है वो डाकू है और उसने इनोसेंट लोगों को मार दिया है, ऐसे लोगों को क्या मंत्री पद पर रहना चाहिए? हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नहीं, अब आप मुझसे नहीं, सेना के ऊपर मेजर गोगोई के ऊपर हमने तमाम शो किए, उनके ऊपर इस सरकार ने FIR कर दी। किसी ने नहीं पूछा, किसी चैनल ने, कि मेजर गोगोई के ऊपर FIR क्यों हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबके ऊपर FIR होनी चाहिए। कौन आर्मी का व्यक्ति आज जाकर रिस्क लेगा? लेकिन बीजेपी चुपचाप बैठी हुई है। उसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए था? एक शब्द किसी ने नहीं बोला। आप मुझे बताइए, PDP का जिक्र आया अभी अफजल गुरु का, PDP के साथ सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, पूरे देश को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप। अभी अकालियों का बरसी थी, एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। अकालियों की अभी बरसी थी कि जो स्वर्ण मंदिर पर जो घटना घटी थी उसके लिए वहां पर बीजेपी के लीडर्स बैठे हुए थे। एक ही अकालियों का यहाँ दिल्ली के अंदर MLA है, वो भी वहां पर गया हुआ था। अब बताइए जरा, क्या वो आर्मी की शहादत के ऊपर जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? यूनाइटेड नेशंस में अकाली दल जाके कहता है कि खालिस्तान बनना चाहिए और ये लोग सरकार बनाते हैं। देशद्रोही कांग्रेस। आलोक जी, आप अपनी बात समाप्त कर लें तो मैं बोलना शुरू करूं। जरूर, बताइए। आलोक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने मोदी जी के बारे में कहा, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अपनी पहली दिवाली कहां मनाई? कश्मीर की सीमा पर जाकर सैनिकों दिवाली कहां मनाई? आपको ड्रामेबाजी नजर आती है? आप एक प्रधानमंत्री बताइए जो जाके आर्मी के सोल्जर से ज्यादा दिवाली सेना में मनाई तो गली मोहल्ले में बैठा हुआ व्यापारी लेता। आलोक जी, ये कम छोटी स्टेटमेंट है। देखिए, आप बोल रहे थे मर जवान मर किसान का नारा लेकर आते हैं, वहां केक खाने पहुंच जाते हैं। ISI यहाँ पर आकर पठानकोट में हमारी जांच करती है और आप सर्टिफिकेट बांटते हैं। मोदी जी ने दिवाली कहां मनाई? अरे दिवाली मनाने के बाद ISI आकर पठानकोट में जांच भी करती है, उसका जवाब दीजिए। मैं बोल सकता हूं, उसका रिजल्ट क्या? लगातार बोलते रहेंगे क्या? अमित शाह जी तो मास्टर स्ट्रोक, संदीप दीक्षित के बयान का प्रवक्ता बन के नहीं बैठे। आपकी पार्टी के संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा और राहुल गांधी ने शब्द प्रयोग किया खून की दलाली। ये खून की दलाली शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? ये सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। राहुल गांधी ने सेना के DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस ढंग का बयान दिया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। सर्टिफिकेट सबको बांट दिया। अरे एक डिफेंस मिनिस्टर आप लोग रेगुलर देश को नहीं दे पाए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो आप उनको जाके बांट रहे थे जो JNU में जाकर ये नारे लगा रहे थे। अरे भाई, नारे किन लोगों ने लगाए? आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? कोई टीवी चैनल डिबेट नहीं करता। कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी बताइए ना, जाके वो समर्थन कर रहे थे वो कहां है? और दूसरी बात, जिन लोगों ने भारत में कहना चाहता हूं श्रीनगर में लगाया, उनको तरीका प्रीति थी। अगर इस ढंग से बहस करेंगे तो बहस कैसे हो सकती है? NIT छोड़कर भागा। भाई, आपने ये कौन क्या किसी बीजेपी भी अगर देशभक्ति का पाठ पढ़ाए तो दुखा दे बड़ा। देखिए, आप नहीं चाहता था कि आलोक जी इस माहौल को गर्म किया जाए। जी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं कहना चाहता हूं, खून की दलाली ये होती है कि सन 48 में हमारी सेना जीत रही थी और नेहरू जी ने उसको बीच में रोक दिया। विश्व के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है, जीतती हुई सेना ने तलवार किया और जीतता हुआ देश संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। और खून की दलाली सन 65 में जीती हुई लड़ाई हमने हार दी डिप्लोमेसी की टेबल के ऊपर। क्यों? 42 जवानों को आपने कारगिल में शहीद करा दिया और उसके बाद फिर आप विजय खून की दलाली ये होती है कि आतंकवाद के मामले में कश्मीर में हमारे सैनिक मरते रहते हैं। कश्मीर का आप लोगों ने बुरा हाल कर दिया, पूरे दीक्षित देश को अभी भी आप जम्मू कश्मीर का पाठ पढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप लोगों के साथ साथ पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि किस तरह के टेंस माहौल इस वक्त है भारत और पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में। और ऐसे में GD बख्शी साहब, क्या इस तरह के स्टेटमेंट जब सामने आते हैं
सेना के मनोबल पर इसका असर कितना पड़ता है? और आईएसआई जो जांच करने आई थी उसका कितना पड़ा था बख्शी साहब, उस पे भी जरा बताइए। देखिए हर प्रजातंत्र में पोखरण हर विस्फोट होना था, नरसिम्हा राव की हिम्मत नहीं पड़ी जिस समय अमेरिका से दूरी पड़ गई। आखिर में अटल जी की सरकार ने किया। जीडी जी, इसलिए आप इस विषय के ऊपर कम से कम समझ जीडी बख्शी साहब का पक्ष सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए मैं कहना चाहता हूं हर प्रजातंत्र में एक बाइपार्टिसन कंसेंसस होता है ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, जो सेना है, जो सशस्त्र सेनाएं हैं, इनके ऊपर जो भी पार्टियां होती हैं विपक्ष में, सरकार में, एक बाइपार्टिसन कंसेंसस होता है। और ये कंसेंसस उस वक्त गहरा हो जाता है जबकि सीमा पर गोलाबारी हो रही हो, जबकि सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, जबकि आपके देश के अंदर संकट फैला हो और आतंकवाद का जो दायरा है, दर्जे हरारत बढ़ रही हो, उस वक्त देश एकजुट हो जाता है, इकट्ठा हो लड़ाई लड़ता है, अपने जो निजी डिफरेंसेस उनको सिंक करके लड़ाई करता है। लेकिन यहाँ साहब हमने एक और अजीब बात देखी है, और ये एक नया फैशन बनता जा रहा है कि जब दर्जे हरारत बढ़े, जब हमारी जो सेनाएं हैं वो युद्ध में शरीक हों, वो युद्ध में लड़ रही हो, हमारे जो है ताबूत पे ताबूत वापस आ रहे हो, हमारी कैजुअलिटीज हो रही हो, उस वक्त एक गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो जाता है हमारी सेना के बरखिलाफ, हमारे कमांडरों के बरखिलाफ, हमारे जो बेचारे जो जूनियर कमांडर गोगोई जैसे, जो कि वहां फ्रंट पे लड़ रहे हैं, जो कि जूझ रहे हैं टेररिस्टों से, उनके खिलाफ गाली गलौज ताकि उनका मनोबल कम किया जाए। ये लड़ाई फौज जीत क्यों रही है, जीत कैसे रही है, ये तो अनफेयर हो गया ना साहब, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया ना साहब। तो ये मानवाधिकारों को ज्यादा जो ये नाटक करके हमारी फौज को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। आप सड़क छाप का गुंडा बोल रहे हैं, किसको? आर्मी चीफ को। किस वक्त? जब देश की सीमाओं पर गोलाबारी हो रही है, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं। आलोक जी, ये साहब थोड़ी हद होती जा रही है। आलोक जी, पीपल क्लोज रैंक्स, निंदनीय है, नेशन बिल्कुल इसमें क्लोज कोई बुराई रैंक्स। नहीं। आप माफी मांग चुके हैं, लेकिन ऐसे शब्द जुबान से निकल कैसे जाते हैं? देखिए ये तो पूरा मुझे जुबान से कैसे शब्द निकलते हैं इसकी साइकोलॉजी और इसका साइंस पढ़ना और पड़ेगा। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये भी बताइएगा। बात का आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह से जबान से निकल जाते हैं? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ मोदी साहब के कैसे निकला, वैसे ही संदीप दीक्षित के निकल गया। जैसे अमित शाह ने बापू के लिए अपशब्द कहे, वैसा है उनके मुंह से निकल गए। हमने कम से कम माफी तो मांग ली, हमने उस नेता को कम से कम हिदायत तो दे दी। लेकिन आप बता दीजिए, आपने जिन लोगों ने कहा कि आर्मी चीफ डाकू है, उनको आपने मंत्री बना दिया। अरे कौन आर्मी के सर कटे, आज आप कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं की नेत्री थी, चूड़ियां भेंट करने गई थी मनमोहन सिंह साहब से। आज किसको मनमोहन सिंह साहब तो नहीं है, लेकिन किसको चूड़ियां भेंट करेंगे आप? उस समय इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि आर्मी के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना बख्शी साहब को हुआ उस समय पर कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। अरे 2.5 गुना शहादत बढ़ा दी, लेकिन आप पूरा देश जो है वो देशद्रोही है। आप इनसे सवाल पूछ लीजिए, सेना का अपमान हो जाता है एक सवाल पूछते ही। सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अरे भाई सेना देश की सेना है, हम अगर सवाल पूछ लें, कोई बात कर लें, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है? लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या ये डिफेंस मिनिस्टर को डाकू कहने वाला जो मंत्री है, उसके लिए अभी हमारे जो भाई बैठे हैं काफी ब्रह्मज्ञानी हैं, क्या माफी मांगेंगे एक बार भी? अरे कौन से बयान की आप बात मैं कह रहा हूं जिसमें कहा गया कि ये बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने खून की दलाली का, और राहुल गांधी की खून की दलाली क्यों कहा गया? मैंने शब्द कहे, माफी मांगी। खून की दलाली क्यों कहा गया वो मैंने बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आलोक जी, मेजर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। विजय कुमार सिंह का ये ट्वीट है मेरे पास, आप कहें तो पढ़ के सुना देता हूं। उसके लिए माफी मांग लीजिए आप। कांग्रेस डाकू कह रहे अध्यक्ष ने बोला, क्रिमिनल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी ने इनोसेंट्स को मारा है। शेष जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आप देख रहे हैं, और सेना को किस तरह से कभी कोई पार्टी अपना बना लेती है, कभी कोई अपने बना लेती है। लेकिन सच्चाई है कि सेना पूरे मुल्क की है, पूरे देश की है, और इस बात को हमें सर आंखों पर लेना चाहिए और सोच समझकर कम से कम ऐसे टेंस माहौल में सेना से जुड़े बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल में आखिर संदीप दीक्षित जैसे नेताओं को क्यों जरूरत पड़ती है कि वो इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं?
वो पैदल हैं बेचारे, उनकी माता जी को, इनके राहुल गांधी के चेला इन चीफ हैं माननीय अजय माकन, उन्होंने पैदल कर रखा है, तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो जनरल बात कर रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी जो बात कर रहे हैं कि भाई अगर जंग हरारत का माहौल बन गया है, गोलाबारी इस वक्त हो रही है और गाँव में वो लोग बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ये भी है कि चूंकि वो हैं कहीं नहीं, अब जैसे आप करें उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, तो उनको निकालेंगे कहाँ से, वो कहाँ हैं वो? मेरा ख्याल है पार्टी की 54 मेंबरशिप के अलावा क्यों आलोक, और तो कुछ है नहीं उनके पास, तो उनको कहाँ से निकालेंगे? उनकी अम्मा को पहले ही आप पैदल कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो उन्होंने किया कांग्रेस को, उसकी निंदा करनी चाहिए, वो कर रहे हैं। और आगे से लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो फौज है उसको इन बयानबाजियों से बाहर रखें, और सरकार को भी और विपक्ष को भी और फौज को जी, आपने ये जो पॉइंट उठाया, इसी पर मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगी कि आज संदीप दीक्षित का यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सेना प्रमुख को सड़क छाप गुंडा बता दिया है। क्या कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी पार्टी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आगे से सेना से जुड़ा हुआ कोई भी अगर नेता बयान देता है और ऐसा बयान इतने टेंस माहौल में, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी? अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, ऐसे बयान सामने ही नहीं आने चाहिए, और अगर होते हैं तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे माहौल में इस तरह की बयानबाजी से सेना का मनोबल कम ना हो। लौटेंगे इसी बातचीत के साथ ही, आप देखते रहिए आर पार। आर पार का मुद्दा किस तरह से सड़क छाप गुंडागर्दी के तौर पर इस तरह की बयानबाजी के जरिए सेना प्रमुख पर निशाना साधा जा रहा है। संदीप दीक्षित, कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रवक्ता, जो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, और इसी को लेकर लगातार आरोप और हमला भी हो रहा है कांग्रेस पर। हालांकि उन्होंने और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले पर माफी मांग ली है। जैदी साहब, आपसे मैं जुड़ना चाहूंगी। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं, एक सिलसिला है, इसमें कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई, सीपीएम तमाम पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन क्या इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो सेना का मनोबल कम नहीं होता है? और ऐसे टेंस माहौल में, ये सवाल ब्रेक से पहले मैं आपसे नहीं कर पाई थी, इसीलिए आपसे जवाब फिर आगे मैं सुधांशु जी से सवाल करूंगी। मेरी समझ में नहीं आता हमारी सेना का मनोबल कब से इतना छोटा हो गया। सेना के मनोबल से देश का मनोबल जुड़ा हुआ है। अगर देश के अंदर कहीं अशांति या कुछ हो जाती है और सेना वहां आ जाती है, तो देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि अब तो सेना आ गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सेना को विवादित बनाने का, सेना के ऊपर राजनीति करने का पिछले 3 साल से जो घृणित कार्य बीजेपी कर रही है, इसका जवाब कोई देशवासी नहीं पूछ रहा। कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये देखने शनि महल में सब चले जाते हैं। सेना का जवान रोजाना शहीद हो रहा है, एक के बस 10 सड़ लाने की बात की गई थी, आज तक कोई लाने को तैयार नहीं है। हमसे कहा गया था नोटबंदी हम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म होता है, ना नक्सलवाद खत्म होता है, कोई पूछने को बीजेपी से तैयार नहीं है। सिर्फ बीजेपी सेना की आड़ लेके अपने कृत्य छिपाने का कार्य कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। ये देश के लिए गलत हो रहा है। सेना को राजनीतिक, हम फिर बात कह रहे हैं, अब बयानबाजी की बात आती है कि सेना को राजनीतिक बयान से बचना चाहिए। सेना का बयान देने डी राजा के बयान, आरोप बीजेपी पर सही है आप जो लगा रहे हैं, उसका जवाब भी सुधांशु जी से ले लेंगे, लेकिन डी राजा के बयान पर भी आप बता दीजिएगा आपका क्या कहना है। क्या कहा कामरेड डी राजा ने? डी राजा ने सेना पर हमला किया था, उनके बयान में दिखा देती हूँ आपको, और मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ा भी था, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ अगर आपको याद नहीं है वो। उनका बयान ये, सेना प्रमुख कश्मीर मुद्दे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था या सुरक्षा का मुद्दा नहीं, ये वो मुद्दा है जिसका समाधान सेना कर सकती है। चलिए देखिए, सेना के हम बार एक बात कह रहे हैं, जो भी कश्मीर, सुन लीजिए, हमारी लड़ाई कश्मीरी उग्रवाद से है, कश्मीरियों से नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से प्रायोजित उग्रवाद से है। हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 साल से इस लड़ाई को फौज बनाम कश्मीर बना दिया गया है। मैं आपकी चैनल के रिपोर्ट के आधार पे कह सकता हूं कि आपकी रिपोर्टिंग ये है कि उग्रवादियों के समर्थन में जो जनरल वहां की पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो ज्यादा समर्थन में आ रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था।
हमारी सेना जहां जली जाती थी वो कश्मीर हो कहीं हो, क्या भाई वाकई सेना आ अब गई, लड़ाई अब सेना सुरक्षित बनाम है। कश्मीर हो गई पूरा है? सुधांशु मुल्क जी, सुरक्षित है। सुधांशु इन्होंने जी। पूरी सेना को ये जैदी सेना जी रुक बनाम जाइए, अब हिंदुस्तान आप ही के करना सवाल चाह का रहे हैं। उत्तर तो ले लें सुधांशु जी। जैदी जी ने जो बात कही डी राजा के बयान के संदर्भ में, उन्होंने सही बात कही। कश्मीरियों के खिलाफ सेना थोड़ी है। मैं जैदी जी पूछना चाहता हूं, जो लोग कश्मीर में आंदोलन करते हैं, कश्मीर का झंडा कभी देखा उनके हाथ में? झंडा तो पाकिस्तान का या आईएसआईएस का, तो दुश्मन देश का और आतंकवादी का झंडा लेंगे तो फिर सेना ही उनसे निपटेगी ना। तो ये राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई ना। तो सुधांशु ये तो जी, आप मुझे इतना बताइए, अब दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती एक गंभीर बात कहना जिस चाहता हूं महबूबा कि मुफ्ती देखिए को किसी अरे अटल भाई बिहारी उसमें मत जाइए, वाजपेयी मुझे ने ये बोलने कह के दीजिए। स्टेज पे आप नहीं लगातार करने इतनी दिया देर था बोल चुके कि ये हैं। अब जब हिंदू की हमारा टर्न समर्थक आया, हमें है, तो बोलने आप दीजिए उसके भाई। साथ कहना ये चाहिए क्या सरकार तरीका है भाई बनाते आप हैं। लोगों का? आसाम के अंदर वोटरलैंड से जाके जैदी जी, रुक वोटरलैंड से जाइए, जाके रुक कहना जाइए। चाहिए आप जैदी जी, समझौता तरीका करते नहीं हैं। भाई आपने इतनी अब देर बात बोला, कम्युनिस्टों में आपने रखते मेरा हैं। नाम ये अनाउंस कम्युनिस्ट करने के पार्टी बाद ऐसी आप है। लगातार बोलते अगर रहे, कम्युनिस्ट फिर आप पार्टी वहां बोलकर के चले जा रहे समर्थक है हैं। तो हमारी सरकार क्यों नहीं है वहां पे? हमें सरकार बनानी चाहिए कश्मीर के अंदर। जैदी जी जवाब अब दे मैं बोल दीजिए लूं, सुधांशु जी। अब मैं आपसे आतंकवाद विनम्रता से निवेदन जैदी करता जी, हूं, मैं बोल सकता हूं। बुरहान को कहना जैदी जी, चाहिए आप आपके आतंकवादी सवाल कह का के उत्तर मारते लेना हो चाहिए। और उसके घर वालों को मुआवजा देते हो। सुधांशु जी आप बोलिए। ये दोहरा मापदंड देश को दिखाते हो आप। अब मैं बोलना चाहता हूं, अब मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो मर्यादा मैंने दिखाई आप उसका भी पालन करें और मुझे अपनी बात बोलने दें वक्तव्य पूरा होने तक। अब मैं कहता हूं, एक गंभीर बात कहता हूं। देखिए, डिफेंस, इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं नेशनल सिक्योरिटी पे 26/11 का हमला हुआ, सेना से लेके एनएसजी के कमांडो उसमें रहे, पुलिस के भी जवान मारे गए और सेना और हमारी सरकार कहती रही कि हाफिज सईद उसका जिम्मेदार है। और दिग्विजय सिंह जाके एक पुस्तक का विमोचन करते हैं, मुंबई में कहते हैं 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, और कांग्रेस कहती है उनका व्यक्तिगत बयान है। अब मैं कहना चाहता हूं इंटेलिजेंस पे, हमारी यूपीए की सरकार में, अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीए की सरकार में इंटेलिजेंस चीफ आसिफ इब्राहिम कहते हैं इशरत जहां आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेता कहते हैं इशरत आतंकवादी नहीं, वो तो बिहार की बेटी है। ये इंटेलिजेंस पे राजनीति है। डिफेंस पे ये नहीं होनी चाहिए कि जब पोखरण विस्फोट हुआ 1998 में अटल जी की सरकार ने किया, तो कांग्रेस कहती है भाई ऐसी क्या खतरा था कि ये करने की जरूरत थी। और कम्युनिस्ट तो उससे भी एक आगे थे। जब इंदिरा जी ने 74 में किया था तो उन्होंने उसका भी विरोध किया था, और 64 में चीन ने जब किया था तो कहा था यह साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए आवश्यक था। तो तीनों का आप उदाहरण देख लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई सड़क छाप गुंडा शब्द प्रयोग हुआ, मैंने बात मान लिया, मगर आप रिवर्स भी तो देखिए ना आलोक जी, आपकी पार्टी के लोगों के मुंह से हाफिज साहब निकल जाता है, ओसामा जी निकल जाता है, सुशील शिंदे के मुंह से हिंदू आतंकवाद निकल जाता है, जिसके लेकर उनको हाफिज सईद की शाबाशी मिलती है। तो एक तरफ जबान इधर फिसलती है, दूसरी तरफ जबान इधर फिसलती है। और अभी हाल में देख लीजिए ना, लेफ्टिनेंट फैयाज मारे गए कश्मीर में, आपके किसी आदमी ने जाकर वहां शोक व्यक्त किया। पटना में जब शहीद जवानों के शव आए, महागठबंधन की सरकार थी, एयरपोर्ट पे एक आदमी रिसीव करने नहीं गया, एक नेता रिसीव करने नहीं गया। मैंने सारे पॉइंट लिख लिए, एक-एक का उत्तर दूंगा, जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लाइन लगा के आतंकवादियों के घर पे पंडित जी मर्यादा बहाने के लिए, पंडित जी इसलिए आलोक जी चलिए उत्तर तो सुनिए मेरा। कहा है कि सरकार चलाना आपको आता है, मगर अफसोस अपोजिशन में कैसे बिहेव करना चाहिए उत्तर वो सुन आपको लीजिए। नहीं आता है। थोड़ा बिहार की बेटी कांग्रेस के लीडर ने नहीं कहा, उन्होंने कहा जो आपके साथ थे। इंटेलिजेंस जितना फेलियर कारगिल में हुआ आज तक नहीं हुआ। सुन लीजिए साहब, देखिए फिर आप मर्यादा की बात करेंगे, फिर आप मर्यादा की बात करेंगे। अब आप उत्तर सुन लीजिए। 26/11 का अटैक हुआ, अगले दिन मुंबई बीजेपी ने लाल रंग के पोस्टर लगाए थे खून से सने हुए कि देखिए आतंकवाद कांग्रेस बढ़ा रही है। अगले दिन 12 घंटे के अंदर आप लोगों ने पोस्टर लगा दिए, वहां पर हमारे शहीद जवान हो रहे थे, कमांडो लड़ रहे थे। आपकी राजनीति इतनी घटिया है। बुरहान वानी के भाई को आप लोग मुआवजा देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। 2002 में जिस तरह व्यक्ति को स्टेज से अटल जी ने उतार दिया, उसको एक साथ आप आज जो है सरकार चला रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ जिस पुस्तक के बारे में कह रहे हैं, सुन लीजिए, पुस्तक का विमोचन हुआ, तमाम हुआ, सुन लीजिए। देश दुल्लत की जवान का सर कट गया और आपका एक बहुत बड़ा नेता वहां पर देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करता है। और आज आप लोग देशद्रोह की बात करते हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, संसद पर जो अटैक हुआ उसके बाद आर्मी को सारी को आपने वहां पर सेना पर लगा दिया और बिना कारण वापस बुला लिया। इससे बड़ा मनोबल गिराने का काम आज तक नहीं हुआ है। मुझे केवल ये बता दीजिए, 700 पत्थरबाजों को आपने छोड़ दिया ईद से पहले, क्यों? क्योंकि वहां पर पीडीपी ने इस बात का वायदा किया हुआ था अपने घोषणा पत्र में। उसके बाद उन 700 पत्थरबाजों ने
सबके सर फोड़े वहां पर फौजियों के। लेकिन बड़ा सवाल ये है, चाहे बात आज कांग्रेस के संदीप दीक्षित से, आलोक जी रुक जाइए, भले ही बात आज कांग्रेस के संदीप दीक्षित के जरिए शुरू हुई हो, लेकिन सच ये भी है कि उसने, रुक जाइए आलोक जी, सुधांशु जी रुक जाइए, यहाँ पर आलोक जी जीडी बख्शी से एक सवाल करने दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, आज बात भले ही संदीप दीक्षित से शुरू हुई, लेकिन सुधांशु जी आप भी सुन लीजिएगा। मनोहर पर्रिकर, हमारी सेना को हनुमान जी की तरह अपनी ताकत का एहसास नहीं था, हमने सेना को ये एहसास कराया। मनोहर रुक जाइए, आलोक जी रुक जाइए, आपको बहुत तकलीफ थी ना कि आखिर बीजेपी से क्यों सवाल नहीं किए जा रहे हैं, सुन लीजिए। सुधांशु जी आप भी सुन लीजिएगा। मनोहर पर्रिकर का एक और बयान, आरएसएस की शिक्षा ही सर्जिकल स्ट्राइक की प्रेरणा थी, और जीवीएल नरसिम्हा राव का पिछले 70 साल में भारतीय सेना ने कुछ नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने आकर भारतीय सेना को मजबूत किया। जीडी बख्शी साहब, पार्टी चाहे कोई भी हो, हर कोई श्रेय लेने के चक्कर में रहता है, भले ही सेना को कटघरे में खड़ा करना हो या फिर सेना की जीत का श्रेय लेना हो। जीडी बख्शी जी। देखिए, ऐसा है, सेना सरकार का एक अंग है, सेना कोई ऑटोनोमस एंटिटी नहीं है। जब 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने बांग्लादेश में शानदार जीत हासिल करी, शानदार नेतृत्व हुआ और बड़ा अच्छा सबसे बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने श्रेय नहीं लिया? और क्यों नहीं लेना चाहिए? वो जब सरकार के नीचे कोई सरकार के अंग अच्छा काम करते हैं तो उस समय की सरकार को श्रेय जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर कांग्रेस पार्टी 71 का श्रेय लेने को तैयार है तो वही श्रेय आप क्यों नहीं देना चाहते? आप अपने फौज को ही डिग्रेड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छा, मतलब 70 साल में फौज ने कुछ नहीं किया, ये जीवीएल ने ठीक कहा है, आप उससे एग्री कर रहे हैं। जनरल बख्शी साहब, मैं कह रहा हूं सेना अच्छा काम करेगी, हनुमान को ताकत का पता ही नहीं था, श्रेय तो मनोहर पर्रिकर जी ने बताया। जनरल बख्शी साहब, जब आप सेना में थे, जब सेना बेकार थी, या आप बीजेपी कह रही है? क्या विपक्ष नहीं कह रहा? आप सहमत हैं? आप सहमत हैं इस बात से कि 70 साल में सेना ने कुछ नहीं किया? पिछले 3 साल में सेना बहादुर हुई। मैंने ये बयान नहीं सुना। बस ये की जानी चाहिए कि सेना को लेकर या फिर सेना प्रमुख को लेकर इस तरह की घटिया बयानबाजी, चाहे संदीप दीक्षित हो या फिर कोई और किसी और पार्टी का नेता, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सेना के इरादों पर असर पड़ता है। और ऐसे टेंस माहौल में जब पाकिस्तान की तरफ से अभी भी लगातार गोलीबारी हो रही है, तब और ज्यादा उन पर असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।